नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी सोशल मीडिया पर बिछे मनी ट्रैप की, जिसमें कि फंसकर आए दिन लोग अपनी मेहनत की कमाई गवा दे रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है, जहां एक कपल को लालच देकर 3 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई। सियासी ढाबा में दिखाएंगे यूपीएससी में लैटरल एंट्री को लेकर सरकार ने 3 दिन में ही वापस लिया फैसला। विपक्ष को मिला घेरने का मौका। तो सोशल अड्डा में करेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद जागी बंगाल सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए शुरू किया रात के साथ ही कार्यक्रम। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे मुंबई से नागपुर को जोड़ने वाले 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि एक्सप्रेसवे की झलक, जिसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जा रहा है। तो ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा बिहार के नवगछिया में बाढ़ बारिश के बीच पलायन की भी। देखिए, सिक्किम के सिंगतम इलाके में एनएचपीसी पावर हाउस के पास भूस्खलन हुआ, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि दीपूदारा के पास पावर हाउस के ऊपर की पहाड़ी अचानक से भरभरा कर गिर गई, जिससे पावर हाउस की इमारत पूरी तरह से ढह गई। हालांकि मौके पर एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव काम में जुट गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में छेड़छाड़ के मामले में बड़ा बवाल हुआ। बदलापुर के स्कूल में छेड़छाड़ को लेकर गुस्साए पेरेंट्स और स्थानीय लोगों ने खूब प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाली कई ट्रेनों को अलग अलग जगहों पर रोका गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम बमबाजी की। बताया जा रहा है कि यहाँ मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे पर एक होटल के सामने बदमाशों ने बमबाजी की। होटल के मालिक का आरोप है कि उससे पिछले कुछ दिनों से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही है और पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने होटल पर बम फेंके। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। वो लड़का मेरे स्टाफ से पूछ रहा था मालिक कहाँ है होटल, इतना ही में हम आ गए थे। स्टाफ बोला कि मालिक वो आ गए तो कहता है 25 लाख रुपया रंगदारी जो सब होटल चलाना। उससे टूटू मैं हुआ बगजत हुआ, उसका चला गया थोड़ी देर बाद यहाँ से, और उसके बाद आके बम चलवाने लगा। कहा भी 1 महीना के अंदर मार देंगे। राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में इस वक्त भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में पाली में सोजत रोड पर फिसलकर बाइक सवार पानी में बहने लगे। हालांकि थोड़ी ही देर बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने सूझबूझ के साथ मानव चेन बनाकर पिता और बेटे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि प्रशासन ने इन इलाकों में लोगों से सतर्कता बरतने की भी अपील की है। बिहार के नवगछिया में भी बारिश और बाढ़ का दौर जारी है। यहाँ गोपालपुर में गंगा नदी पर कटाव रोकने के लिए बना बांध पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद गंगा नदी का पानी कई गांवों में भर गया। आलम यह है कि घर में रखा हुआ सामान गंगा में तैरने लगा। ऐसे में लोग बचा कुचा सामान लेकर तटीय इलाकों से पलायन करने लगे हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर निवेश का झांसा देकर ठगी करने वाले साइबर क्रिमिनल्स से जुड़ी हुई है। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर बहुत बड़ी ठगी हो गई। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में एक कपल ने सिर्फ फेसबुक के ऐप पर क्लिक किया और 3 करोड़ से ज्यादा रुपए का चूना लग गया। जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि सोशल मीडिया पर निवेश का झांसा देने वाले साइबर ठगों से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। लालच बुरी बला है। सुना और पढ़ा तो सभी ने होगा और इस कहावत को शायद सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी ये बला अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को भी कच्चे में डाल देती है।
ठगी, खासकर साइबर क्राइम का पूरा धंधा ही इसी फॉर्मूले पर चल रहा है। आपको लालच के जाल में फंसाकर ठग ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं कि अच्छे खासे लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाता है और लालच का पर्दा आंखों के सामने पड़ जाने से कुछ दिखाई ही नहीं देता। होश तब आता है जब वो नुकसान की गहरी खाई में जाकर गिरते हैं। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद में रहने वाले एक कपल के साथ हुआ, जहां लालच के जाल में फंसाकर ठगों ने 3 करोड़ से ज्यादा रुपए ऐंठ लिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाले दंपत्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि फेसबुक पर एक निवेश सलाहकार के जाल में वो फंस गए और अपने 3 करोड़ से ज्यादा रुपए गंवा बैठे। दंपत्ति का दावा है कि उन्हें फेसबुक विज्ञापन के जरिए इस घोटाले में फंसाया गया। इसके बाद उन्हें एक लोकप्रिय निवेश प्लेटफॉर्म द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप एडमिन ने सदस्यों को जीटीसी नामक एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें उन्हें अच्छा रिटर्न का वादा किया गया। दंपत्ति ने दावा किया कि उन्होंने निवेश सलाह के लिए शुरू में 2000 रुपए का मासिक सब्सक्रिप्शन दिया था। इसके बाद उन्हें कंपनी के दिए गए विवरण के साथ शेयर्स और आईपीओ निवेश के लिए कई लेन देन करने के लिए राजी किया गया। घोटालेबाज एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए काम करते थे, जहां वो लेन देन और प्रॉफिट की जानकारी साझा करते थे। देखिए, जैसे जैसे हम डिजिटाइज होते जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी डिजिटाइज होते जा रही है और सोशल मीडिया और ऑनलाइन में हमारा प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो साइबर क्रिमिनल्स इसका अन्यथा फ़ायदा भी उठाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स जो करते हैं कि टारगेट्स अपने चूज़ करते हैं और उनको अगर लगता है कि हम हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के सोशल मीडिया से अपने फ़ोटोग्राफ्स ले लें और अपने प्रोफाइल में लगा दें उसको, फिर वो एक चांस लेते हैं, कई लोगों को मैसेजेस करते हैं और उसमें जो उनके झांसे में आ जाता है, ये समझते हुए कि शायद हमको कलेक्टर साहब ने किया हो, या मुख्यमंत्री ने किया हो, अमुक अधिकारी ने किया हो, जो उनके झांसे में आ जाते हैं उनसे वो पैसे ऐंठ लेते हैं। बेसिकली हम सभी के सोशल मीडिया में प्रेजेंस रहती है, साइबर क्रिमिनल्स इसका अन्यथा फ़ायदा उठाते हैं, उसी का एक ही तौर तरीका है। ठगों ने जो ऐप डाउनलोड कराया उसमें कपल को भी अपने सभी निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न का ब्यौरा दिख रहा था। लालच का दायरा बढ़ा तो उन्होंने 80 लाख रुपए लोन भी ले लिया। इस तरह कपल ने 22 ट्रांजैक्शन के जरिए 3 करोड़ से भी ज्यादा पैसे निवेश कर दिए और ठगों की ओर से उन्हें लगातार निवेश से जुड़ी सलाह दी जा रही थी। लेकिन कपल ने जब अपने पैसे निकालने की कोशिश की तो वो कामयाब नहीं हुए। पैसे निकालने के लिए उनसे टैक्स जमा करने को कहा गया। तब जाकर कपल को ठगों पर शक हुआ और उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म से उस आईपीओ में निवेश की कोशिश की तो नाकाम रहे। चिंता बढ़ी तो कंपनी की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ग्रुप के दूसरे सदस्यों से संपर्क साधने की भी कोशिश असफल रही और उस पर दिया गया नंबर राजस्थान का निकला। अब तक कपल को पता चल चुका था कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनके सारे पैसे डूब चुके हैं। फिर उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और जांच जारी है। देखिए, साइबर क्रिमिनल्स के लिए जो उनके एडवांटेज में जो बात होती है वो अज्ञात स्थान से काम करते हैं, अज्ञात आइडेंटिटी से अपना काम करते हैं और जगह जगह फैले होते हैं। अब धीरे धीरे वो अपने अपने कार्यों में काफ़ी सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। कठिन ज़रूर होता है, लेकिन पुलिस लगातार इनमें इन्वेस्टिगेशंस करती है और इनको पकड़ती भी है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लॉ कैचेज अप विद देम। ऐसे में सवाल है कि साइबर ठगी से कैसे बचें, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स का जाल इस तरह से फैला हुआ है जिससे बच पाना बेहद मुश्किल है। ईमेल, सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निवेश की सलाह देने वालों से बचकर रहें। आपसे कोई अनजान व्यक्ति संपर्क करता है तो पहले उसकी सत्यता को परखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट फर्म या एडवाइजर का रजिस्ट्रेशन जरूर चेक किया जाए। अपना पैसा लगाने से पहले निवेश के प्रोडक्ट की पूरी जांच पड़ताल कर लें। अगर आपके ऊपर तत्काल निवेश को लेकर दबाव बनाया जा रहा है तो ये स्कैम है। निवेश पर बम्पर रिटर्न की गारंटी देने वालों से सावधान रहें। आजकल कोविड के बाद लगभग हर एक बंदा बहुत जल्दी में, वो बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं। तो जब हम ओवरनाइट रिच होने के ख्वाब देखते हैं तो लाजमी सी बात है हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइबर क्राइम के स्कैम में फंस जाते हैं। यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही हुआ है। ये दंपत्ति जरूर है, इन्हें किसी ग्रुप में ऐड किया गया और ग्रुप में जो जो लोगों ने बात करी उन्होंने उस बात को सत्य मान लिया। भूल गए कि कोविड-19 के बाद तो अब हम एक ऐसे महाजाल में घुस चुके हैं जहां पर चारों ओर झूठ है, फरेब है, फोर्जरी है और फेक इंफॉर्मेशन, फेक रिव्यूज
और फेक रूमर्स थी, तो उन्होंने जो बोला जा रहा था उस पर्टिकुलर ग्रुप में उसको सच माना। 1 जनवरी से जुलाई 2024 के बीच 7 महीनों में हुए साइबर अपराध की घटनाओं का एनालिसिस करने के बाद सेंट्रल साइबर जांच एजेंसी ने देश भर के पुलिस को इनपुट सौंपा है। इसमें साइबर अपराध से जुड़े हुए देश भर के कई जिलों की जानकारी दी गई है। साथ ही अपराध के नए ट्रेंड का भी ब्यौरा दिया गया है। बता दें कि देश भर में सबसे पहले जामताड़ा में ठगी करने वाले साइबर क्रिमिनल सक्रिय थे, लेकिन लगातार देश भर की पुलिस और जांच एजेंसियों के दबाव के चलते ये क्रिमिनल्स अब कई शहरों में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। झारखंड में जामताड़ा, देवघर, दुमका, राजस्थान में डींग, अलवर, जयपुर, खेरताल, तिजारा, बिहार में नवादा, नालंदा, पटना और शेखपुरा, दिल्ली में उत्तर पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली और पश्चिम दिल्ली, पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना, कोलकाता, उत्तर प्रदेश में मथुरा और गौतम बुद्ध नगर, कर्नाटक में बेंगलुरु और हरियाणा में नूह। साइबर अपराध से जुड़े इन शातिर पेशेवरों का कनेक्शन देश भर के साथ ही विदेशों तक जुड़ा हुआ है। यहाँ से अपने गुर्गों के जरिए ये कारोबार चलाया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सोशल मीडिया पर निवेश का झांसा देने वाले साइबर ठगों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अजमेर कांड के दोषियों को 32 साल बाद उम्र कैद की सजा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कोलकाता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हत्या को सुसाइड बताने पर फटकार लगाई और सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के अस्पताल में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाया है। 10 सदस्यों वाले टास्क फोर्स में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष समेत कई डॉक्टर्स रहेंगे। अजमेर ब्लैकमेल कांड पर 32 साल बाद फैसला आया है। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने 6 को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 6 दोषियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिसमें से 9 को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। ये मामला अजमेर में 1992 में 100 से ज्यादा छात्राओं से जुड़ा है, जिनके साथ सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग हुई थी। 32 साल बाद इस मामले में फैसले के समय सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। दिल्ली शराब घोटाला केस में राउस एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। सीएम केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया। अब 27 अगस्त को अदालत इस मामले में फिर से सुनवाई कर सकती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मंकी पॉक्स के केस बढ़ने के साथ केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बॉर्डर और पोर्ट पर आने जाने वाले लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली के 3 अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि मंकी पॉक्स के खतरे पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गुड न्यूज दी और कहा कि 1 साल के अंदर वैक्सीन तैयार हो सकती है। वाराणसी में इस सावन रिकॉर्ड भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। बताया जा रहा है कि पिछले 30 दिनों में करीब 54 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई, जबकि सावन के आखिरी सोमवार पर 1,64,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन पूजन किए। खास बात है कि मंदिर प्रशासन की ओर से भक्तों के दर्शन के लिए इस बार खास इंतजाम भी किए गए थे। अमरनाथ यात्रा में इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन किए। 29 जून से शुरू हुई ये यात्रा सोमवार 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक रस्म के साथ समाप्त हो गई। 52 दिनों तक चली इस यात्रा में करीब 5,10,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं, जो पिछले 12 साल में सबसे ज्यादा है। जबकि साल 2012 में 6,22,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। सीधी भर्ती पर लगातार हो रहे विरोध के बाद सरकार ने लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। कार्मिक विभाग ने यूपीएससी के चेयरमैन को चिट्ठी भेजकर प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने को कहा है।
कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को भेजी चिट्ठी में कहा है कि सीधी भर्ती में सरकार आरक्षण का विचार कर रही है। चिट्ठी में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लैटरल एंट्री समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के मुताबिक हो। वहीं विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार की साजिश नाकाम हो गई और लैटरल एंट्री पर उसे रोल बैक के लिए मजबूर होना पड़ा। यूपीएससी में सीधी भर्ती को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री पर यू टर्न ले लिया। केंद्र सरकार ने विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर कहा कि सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई जाए। पत्र में कहा गया कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट 2005 में यूपीए सरकार लेकर आई थी। तब वीरप्पा मोइली की अगुवाई में प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था, जिसमें ऐसी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद 2013 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में की गयी, लेकिन उससे पहले और बाद में लेटरल एंट्री के कई मामले सामने आए थे। लेटरल एंट्री से नियुक्तियों का विज्ञापन सामने आने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर था। अब बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये फैसला सामाजिक न्याय के हक में लिया है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की चोरी पकड़ी गई है। प्रधानमंत्री जी सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड हैं। यद्यपि ये बात सही है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई, लेकिन रिजर्वेशन के बिंदु पे प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं। इस प्रकरण में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े नजर आ रहे हैं। कल तक देखिए अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह कह रहे थे ये मनमोहन सिंह जी के समय का एक सोच था, और कुछ लोग ये भी लिख रहे थे नहीं ये नेहरू जी के जमाने से आ रहा था, नेहरू जी को दोषी ठहरा रहा था। और आज क्या हुआ? और आज अचानक इनको याद आ गया कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के बड़े मसीहा हैं और सोशल जस्टिस की बात हो रही है। असली बात यह है कि वो पकड़े गए हैं। लेटरल एंट्री पर सरकार के यू टर्न लेने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। वहीं केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है। आप देख लीजिए आज की तारीख क्या है। आज की तारीख में ये चिट्ठी आती तो ये यहां से यहां तक का सफर सरकार को खत्म करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा और तमाम उन चीजों पर जिस प्रकार से आप संवैधानिक प्रावधानों पर अटैक कर रहे हैं उसको आप मानसिकता को खारिज करना होगा। अभी भी कृषि और शिक्षा विभाग का आपने एक विज्ञापन निकाला, लेटरल एंट्री जैसा मामला 368 है, एक भी आरक्षित पद नहीं है, बड़े बड़े हरफों में लिखा है। उसकी ओर भी इशारा नेता प्रतिपक्ष ने किया है कि इसे इस तरह की जो आपकी मानसिकता है इससे बाज आइए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि सरकार की साजिश बेनकाब हो गई। यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। सरकार की दलील है कि इस पर व्यापक पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार बेनकाब हो गई। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति
प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लैटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। लैटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे, ये मोदी का मकसद है। अब तक 63 आईएएस लैटरल एंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। ये गुनाह किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। 63 आईएएस बगैर आरक्षण के भर्ती किए गए। किस आधार पर भर्ती किए गए? अभी 45 आईएएस की भर्ती और करने के लिए, लैटरल एंट्री के जरिए करने के लिए, पिछले दरवाजे से करने के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला। किस आधार पर आपने निकाला? आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते? दरअसल यूपीएससी ने मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर 45 स्पेशलिस्ट नियुक्त करने के लिए भर्ती निकाली और इन भर्तियों को लेटरल एंट्री के जरिए किया जाना था। हालांकि इसे लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया और सरकार के इस कदम को आरक्षण छीनने की व्यवस्था बताया, जबकि लेटरल एंट्री से अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट्स को सरकार में इन पदों पर नौकरी दी जाती है। यूपीएससी बगैर एग्जाम लिए इंटरव्यू के जरिए प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को इन पदों पर नियुक्त करता है। फिलहाल सरकार ने लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी, लेकिन आगे सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। मंगलवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 378 अंक उछलकर 80,803 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी भी 126 अंक बढ़कर 24,699 अंक पर बंद हुआ। शुक्रवार को सराफा बाजार में सोने के भाव में भी पिछले एक महीने में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, जिससे प्रति 10 ग्राम 1,400 रूपए की बढ़त के साथ 74,150 रूपए को छुआ। हालांकि इससे पहले इस येलो मेटल की कीमत पिछले शुक्रवार तक प्रति 10 ग्राम 72,750 रूपए थी। वहीं आज चांदी भी 3,150 रूपए उछली, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 87,150 रूपए रहा। बैंकों में अपनी गाढ़ी कमाई रखने वाले डिपॉजिटर्स को आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल आरबीआई के अनुसार बैंकों के दिवालिया होने या डूबने पर छोटे डिपॉजिटर्स, सीनियर सिटीजन्स जैसे कस्टमर्स को उनके डिपॉजिट पर मिलने वाले बीमा कवरेज के तहत उन्हें पूरी रकम वापस मिल सकती है, जिसकी लिमिट फिलहाल 5 लाख रुपए है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच कुछ समझौतों को लेकर एक MOU साइन हुआ। इनमें श्रमिकों की भर्ती और स्वदेश वापसी, जबकि एक अन्य डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने से जुड़ा है। बता दें कि मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का ये पहला भारतीय दौरा है। पीएम मोदी से उनकी बातचीत मुख्य रूप से व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर केंद्रित थी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ऐसा ही विकास का रास्ता दिखा है मुंबई को नागपुर से जोड़ने वाला समृद्धि महामार्ग, जिसके चौथे और आखिरी चरण का काम जोरों पर चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे की खूबसूरत और शानदार तस्वीरें आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच इस शानदार सफर पर। कहीं गौरव का अनुभव कराते ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं आसमान से जमीन को छूने के लिए बेताब काले बादल, दिल को सुकून देने वाली हरी भरी वादियां भी। तो कुदरत के इस बेहद खूबसूरत नजारे को चीरता और प्रगति का मार्ग दिखाता ये समृद्धि महामार्ग। मुंबई को नागपुर से जोड़ने वाले इस समृद्धि महामार्ग का चौथा और आखिरी चरण लगभग पूरा होने को है।
ये खास और अत्याधुनिक सड़क सह्याद्री पर्वत का सीना चीरकर बनाई जा रही है, जो यहाँ के कसारा घाट के बीच से होकर गुजरेगी। चौथा और आखिरी फेज जो समृद्धि महामार्ग का है, वो बस अब से कुछ ही महीनों में उसका काम खत्म हो जाएगा। आज आपको एक्सक्लूसिवली इस चौथे फेज पर लेके आया है, जो इगतपुरी से लेके ठाणे जाता है, मुंबई तक जाता है, और ये समृद्धि महामार्ग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है, जिसमें से 625 किलोमीटर का रास्ता ट्रॉपिकली खोलने की जानकारी है और आगे के 76 किलोमीटर दायरे को बनाने का काम फिलहाल जोरों पर है। एंटायर प्रोजेक्ट में सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऐसा पोर्शन है जिसमें 16 वैलीज है, 5 बड़े हिलॉक्स है, जिसमें हम 5 टनल्स का निर्माण किया है और 16 वायडक्ट्स का भी निर्माण किया है ये पोर्शन में। तो ज्योग्राफिकली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेच है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के बीच बनाया गया ये समृद्धि महामार्ग इंजीनियरिंग का चमत्कार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें खासकर पहाड़ों को काटकर 16 पुल बनाए गए हैं। वहीं 5 सुरंगों को लेकर भी इस परियोजना में कई नए प्रयोग किए गए हैं। एक टनल यहाँ पर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दूं, ऐसे 5 टनल पूरे समृद्धि महामार्ग पर है। इस 4th फेज में 4 से 5 ऐसे बड़े बड़े टनल है। एक टनल तो इतना बड़ा है, 8 किलोमीटर लंबा ये टनल है और सबसे लंबा टनल महाराष्ट्र का ये टनल है, 8 किलोमीटर लंबा। खैर ये इतना बड़ा टनल नहीं, लेकिन इसके बाद आप जाओगे तो वो 8 किलोमीटर लंबा टनल आएगा। टोटल 16 ब्रिजेस बनाए गए हैं और ये जो ब्रिजेस है वो इतने बड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि एक ब्रिज इतना बड़ा है कि 30 मंजिला जो इमारत होती है, 30 मंजिला इमारत ऊंची जो बिल्डिंग होती है, उतना ऊंचा वो ब्रिज बना हुआ है। दूसरा अगर जो ब्रिज की बात करूं तो वो 22 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होती है उतना ऊंचा वो ब्रिज है। फिलहाल तो मुंबई से नागपुर की दूरी कुछ घंटों में सिमटाने वाले इस समृद्धि महामार्ग प्रोजेक्ट का काम काफी तेजी से चल रहा है, जिसके जल्द पूरा होने की पूरी उम्मीद है। कुछ ही महीनों में 4th फेज का काम खत्म हो जाएगा। जिस 4th फेज पर इस वक्त हम मौजूद है, कुछ बीच के जो ब्रिजेस है, कुछ रोड का काम चलना है, फिनिशिंग काम बाकी है। ऑफिशियल्स हमें बता रहे हैं कि लगभग सितंबर से अक्टूबर महीने तक ये पूरा काम हो जाएगा और जो 4th फेज है समृद्धि महामार्ग का, वो आम लोगों के लिए खोला जाएगा। एक तरफ समृद्धि महामार्ग के नाम से मशहूर होने वाली इस सड़क की कई खूबियां हैं, तो दूसरी तरफ इसके चारों ओर फैली खूबसूरती। ऐसे में इस सड़क पर ड्राइविंग और सफर के आनंद का मजा जरूर लीजिए, लेकिन नियम कायदों को मानते हुए। देखिए कितना खूबसूरत आपको ये पूरा नजारा दिखेगा। ये कसारा घाट है और इसके ठीक बीच से 4th फेज ये जो है समृद्धि महामार्ग का, वो यहाँ से जाने वाला है और आप भी जरूर आइए जब ये आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर सारे नियमों का पालन कीजिए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ आइए, अपने परिवार के साथ आइए और इस समृद्धि महामार्ग का जो 4th फेज जो शुरू होने वाला है, इसको जरूर एंजॉय कीजिए। समृद्धि महामार्ग से सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए नए कदम की। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद बंगाल समेत पूरे देश के लोगों में भारी आक्रोश भरा हुआ है। लोग इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे माहौल में अब बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही एक कार्यक्रम की शुरुआत भी की। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रात के साथ ही हेल्पर्स ऑफ द नाइट नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। नए दिशा निर्देश उन मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और हॉस्टल के लिए हैं जहां महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए टॉयलेट सहित अलग कमरे स्थापित किए जाएंगे। नाइट शिफ्ट के दौरान महिला हेल्थ केयर वर्कर की सुरक्षा के लिए महिला स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी के माध्यम से महिलाओं के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।
अलार्म उपकरणों के साथ एक विशेष मोबाइल फोन ऐप विकसित किया जाएगा, जिसे सभी कामकाजी महिलाओं को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को पुलिस थानों और पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। रात में सभी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और महिलाओं के हॉस्टल में पुलिस गश्त लगाएगी। जहां भी मुमकिन होगा वहां महिलाओं को नाइट शिफ्ट में लगाने से बचा जाएगा। जाहिर है, कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर केस के बाद महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हर मुमकिन कदम उठाए। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आतिर साथी ऐप है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है और बहुत सारे जो है नोटिफिकेशंस दिया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो ऐप कितना फायदेमंद रहेगी, डर अभी भी है या वो ऐप से कुछ फायदा होगा? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐप तो तभी इफेक्टिव होगा ना जब मैं उसे अप्लाई कर सकती हूँ। हाँ, ऑन द स्पॉट जो यहाँ का जो माहौल है या फिर जो भी सिचुएशन होता है ना, हिट ऑफ द मोमेंट, ये मोबाइल निकलने का भी टाइम नहीं रहता हम लोगों के पास। हम लोग थोड़ी पहले से नहीं जानते कि हम लोगों के पास इतना कुछ गहर होगा कि या फिर कोई डेंजर आएगा। ये तो हम लोगों के पास पहले से इंफॉर्मेशन नहीं रहता है ना। अगर मैं मान भी लिया कि ये ऐप मैं यूज कर सकती हूँ, पर उससे पहले ये क्या सिक्योर कर सकते हैं आपके जो सामने है वो मेरा मोबाइल लेकर नहीं चला जाएगा। पहले तो मोबाइल को छीन लेगा, उसके बाद तो मुझे अटैक करेगा ना। ये तो अब जनरल है कि ये ऐप कितना इफेक्टिव होगा, मुझे नहीं लगता कि इतना इफेक्टिव होगा। अभी भी हमारे साथ कुछ नंबर है जिसका हम इस्तेमाल कर सके, लेकिन ये पे जिस दिन वो वैंडलिज्म हुआ था उस दिन इधर जो डॉक्टर सिस्टर्स था वो लोग पुलिस को रिपीटेड फोन किया, बट नो वन रेस्पॉन्डेड। सो इट इज आई थिंक इट इज नॉट रियली हेल्पफुल। अगर इस ऐप को हमने फॉलो किया भी, क्या गारंटी है कि जब मैं प्रॉब्लम में हूँ और मैं पुलिस को कॉल करूँ, अब पुलिस उस वक्त आएगी? जहाँ पे एक रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, वहाँ पे प्रूफ को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है आसानी के साथ। तो मेरे साथ कुछ भी होगा तो पुलिस बोलेगा नहीं ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, या अभी ड्यूटी ऑफिसर नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार ऐसे लाल बाजार कंट्रोल रूम में कॉल किया, कभी भी किसी मुसीबत में, तो वहाँ से बोला जाता है अभी पुलिस अवेलेबल नहीं है, आप सुबह में कॉल कीजिए। इस तरह का भी बात बोला गया है। एक ऐप सोल्यूशन नहीं हो सकता है, सिस्टम को बदलना होगा, कानून को बदलना होगा। इंफॉर्मेशन आया है, हमने देखा है, एक नोटिस निकाला गया है, लेकिन अब उस इमरजेंसी सिचुएशन में कौन इतना प्रोएक्टिव होगा कि मुझे फोन ढूंढना है, उसको प्रेस करना है। शायद फोन लेके कोई भाग सकता है, लेकिन पता नहीं, अब देखते हैं। वो उस ऐप को यूज करने के बाद कोई बोल सकता है कि कितना इफेक्टिव हो सकता है। अभी फिलहाल किसी चीज पे कमेंट करना एकदम ठीक नहीं होगा। हो सकता है बहुत अच्छा ऐप हो, हम तो बस सुन ही रहे हैं, आने दीजिए फिर देखते हैं। आईफोन यूजर्स के लिए एप्पल ने जारी किया नया अपडेट। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। स्मार्टफोन मेकर कंपनी मोटोरोला जल्द ही भारतीय बाजार में नया फ्लिप स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि कंपनी इसी महीने के आखिर तक नए फ्लिप हैंडसेट मोटोरोला रेजर 50 को लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने इसका टीजर भी सोशल मीडिया पर जारी किया है। हालांकि कंपनी ने रेजर 50 और रेजर 50 अल्ट्रा को जून में लॉन्च किया था, लेकिन अब फ्लिप हैंडसेट को भारत में लॉन्च करने की तैयारी है। टेक कंपनी एप्पल ने अपने यूजर्स के लिए iOS 17.6.1 का अपडेटेड वर्जन रिलीज किया। हालांकि करीब 10 दिन पहले कंपनी ने iOS 17.6.1 पेश किया था, लेकिन कंपनी ने इसे फिर से एडवांस डेटा प्रोटेक्शन सेटिंग के साथ रिलीज किया। कंपनी का मानना है कि अपडेटेड वर्जन से एडवांस डेटा प्रोटेक्शन सेटिंग के इनेबल डिसेबल होने से जुड़ी परेशानी ठीक हो जाएगी और इसके लिए आईफोन यूजर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा।
स्मार्टफोन मेकर कंपनी पोको 23 अगस्त को भारतीय बाजार में अपना नया टैबलेट लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने टैबलेट का डिजाइन और डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशंस शेयर किए हैं। टैबलेट को ब्लू कलर में टीज किया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने स्टाइलस और कीबोर्ड को भी टीज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए टैबलेट में 5G कनेक्टिविटी के साथ स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर और 10,000 mAh की बैटरी मौजूद होगी। ताइवान के मिसाइल परीक्षण से चीन परेशान। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शिकागो में चल रहे डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की जमकर तारीफ की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका में लोकतंत्र बनाए रखने के लिए कमला हैरिस की जीत जरूरी है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो वे कारोबारी एलन मस्क को कैबिनेट में जगह देंगे। जिसके बाद एलन मस्क ने शपथ लेते हुए अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मस्क भी ट्रंप के जीतने पर सरकार में अपनी भूमिका के लिए तैयार हैं। ताइवान ने पेंगटुंग काउंटिंग में जियोपैंग बेस पर मिसाइलों का परीक्षण किया है। ताइवान ने ये परीक्षण उस वक्त में किया है जब चीन और ताइवान में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि पेंगटुंग काउंटिंग दोनों देशों के बीच संवेदनशील तटीय क्षेत्र है, जहां ताइवान से मिसाइल परीक्षण पर चीन ने आपत्ति जताई है। इटली में सिसिली आइलैंड के पास पेयेसियन नाम का एक लग्जरी जहाज डूब गया। 184 फीट लंबे इस जहाज पर करीब 22 लोग सवार थे। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के 10 क्रू मेंबर थे और 12 पैसेंजर थे। हालांकि हादसे के बाद राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया और 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 6 लापता लोगों की तलाशी की जा रही है। फिलहाल जहाज का मलबा समुद्र में करीब 50 मीटर नीचे मिला है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद के लिए आवेदन किया है। उनकी पार्टी PTI की ओर से बताया गया है कि जेल में रहते हुए इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले फरवरी में क्रिस पैटन ने ऑक्सफोर्ड के चांसलर पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। अब दिनेश फोगाट को गोल्ड वाला सम्मान देने की हो रही है तैयारी। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। हरियाणा के रोहतक में कई खाप पंचायतों की ओर से विनेश फोगाट का सम्मान किया जाएगा। 25 अगस्त को नांदल भवन में खापों की ओर से विनेश को सोने का मेडल दिया जाएगा। बता दें कि विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने के बाद 100 ग्राम ओवरवेट के चलते डिस्क्वालीफाइड होना पड़ा था। इंटरनेशनल T20 की दुनिया में अब एक ओवर में सबसे ज्यादा रन का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में समोआ और वानुआतू के बीच हुए मैच में समोआ के बल्लेबाज डैरियस विसर ने एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए, जबकि 3 गेंदें नो बॉल थी। इससे T20 इंटरनेशनल मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा 39 रन का नया रिकॉर्ड बन गया। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने साउथ सुपरस्टार रजनीकांत जैसा फोटोशूट करवाया है, जिसकी तस्वीरें खुद ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। पंत की इस तस्वीर पर फैंस ने भी मजेदार रिएक्शंस दिए हैं। कुछ फैंस ने तो ये भी पूछ लिया कि क्या पंत चेन्नई आ रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की चर्चाएं तेज हो गई है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत का दबदबा है और पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया भारत से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है। भले ही 2023 का WTC फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना अभी भी बाकी है।
तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए क्विल न्यूज।